हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो हमने हमारा सब्जेक्ट शुरू किया था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें उसकी जो पहली यूनिट थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। काफी सारी चीजें हमने देख ली थी, लाइक फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और आपका डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट डेंसिटी, सरफेस टेंशन, केसेस ऑफ सरफेस टेंशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें से थर्ड केस जो है वो उसके बारे से उससे आज हमको शुरू करना था। और अगर मैं बात करूं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, तो एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम कवर कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमने कवर कर ली हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगे का सेशन अपना कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे, तो जो चीजें हमने कवर की हैं वो एक बार आपको ब्रश अप हो जाएंगी, और आप उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो शुरुआत की थी हमने आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, फ्लूइड और मैकेनिक्स। फ्लूइड को हमने डिफाइन किया था एनी सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, तो सब्सटेंस एक ऐसी चीज होती है जिसको मैं छू सकता हूं, जिसका फाइनाइट मास होता है, और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और फ्लो मैंने डिफाइन किया था कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट के साथ चेंज हो रही है, उसको मैंने फ्लूइड बोला था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास तीन मैटर होते हैं, जिसमें से सॉलिड जो होता है उसको हम फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं ले सकते, लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया होते हैं फ्लो के वो फॉलो करते हैं। लिक्विड को आप देख सकते हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ द केसेस में गैस को आप नहीं देख पाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमने डिराइव किया था कि जो लिक्विड होता है या जो गैस होती है, यानी कि जो फ्लूइड होता है, उसमें शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन के, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करके बताऊंगा कहाँ पे, विस्कोसिटी जब हम पढ़ेंगे, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो इन चीजों को हम और डीप में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी आपकी समरी के बारे में। तो फ्लूइड जो है उसमें एक मास होता है, फ्लूइड डज नॉट हैव एनी शेप। जिस भी वेसल में आप फ्लूइड को पोर करेंगे वो उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। साथ ही साथ फ्लूइड जो है वो अपने खुद के वेट के कारण भी फ्लो कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, वेयर एज जो सॉलिड होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी मिसिंग होती है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कई बार। देन मैंने मैकेनिक्स के बारे में आपकी बात की थी। मैकेनिक्स क्या होता है आपका? मैकेनिक्स क्या होता है आपका कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। किसी भी फोर्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आए हैं, उसकी जो स्टडी होती है, इसी को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स आपकी तीन तरीके की हमने बात की थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलता हूँ, और देन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बेसिकली हमको जो मतलब था वो फ्लूइड मैकेनिक्स से मतलब था। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हमने फर्दर तीन पार्ट में और कैटेगराइज कर दिया था, स्टैटिक, डायनेमिक और काइनेटिक्स। स्टैटिक की बात करूं तो जब हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं एट रेस्ट कंडीशन, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक। अगर फ्लूइड डायनेमिक्स की मैं बात करूं तो जब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड को इन मोशन कंडीशन, और जिस फोर्स ने उस मोशन को कॉज किया है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। वेयर एज इन फ्लूइड काइनेटिक्स, जो आपका स्टडी है फ्लूइड का मोशन में, वो तो हम करते हैं, लेकिन जिस फोर्स ने उस मोशन को कॉज किया है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लूइड को एनालाइज करना है तो हमारे पास दो तरीके की अप्रोचेज होती हैं। एक आपके पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, और एक आपके पास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसमें सिंगल सिंगल अलग अलग सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे केस में मुझे लेना पड़ता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का सहारा। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरा फ्लूइड है उसको मैं मैक्रोस्कोपिक मान के चलता हूं, यानी कि मैं ये मान के चलता हूं कि फ्लूइड में कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। दैट मींस उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, और इसलिए मैं उसको इस तरीके से एनालाइज करता हूं। इस एनालिसिस में मुझे मदद करता है मेरा नुटसन नंबर। अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज्यादा होती, 0.01 से कम होती है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि फ्लूइड मेरा कंटिन्यूअस है, यानी कि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। और इसी को मैं क्या बोल देता हूं? स्लिप फ्लो। इसी को मैं बोल देता हूं नो स्लिप फ्लो। ठीक है, इसी को मैं क्या बोल देता हूं? नो स्लिप फ्लो। वेयर एज जब मेरी नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से लेकर 10 के बीच होती है, तो मैं बोल देता हूं कि जो मेरा फ्लूइड है उसके अंदर कैसा फ्लो हो रहा है? स्लिप फ्लो हो रहा है। और जब नुटसन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा होती है, तो मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो सारे अलग अलग हैं, यानी दो मॉलिक्यूल हैं फ्लूइड के, उनके बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है, और इसीलिए मैं उसको बोल देता हूं फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। और यहाँ पे मेरे को जो अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो के केस में, वो फ्लो अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नुटसन नंबर भी मैंने आपको डिफाइन किया था। नुटसन नंबर आपका रेशियो होता है मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ भी गई होंगी। दो तीन बार मैंने आपको ये रिवाइज भी करवा दी है। अगर मैं फिर बात की थी मैंने फोर्सेस कौन कौन सी फ्लूइड में होती हैं, तो बेसिकली आपके फ्लूइड में
दो तरीके की फ्लूइड होती हैं, एक आपकी सरफेस फोर्स होती है और एक आपकी बॉडी फोर्स होती है। अगर मैं सरफेस फोर्स की बात करूं तो जो पूरे के पूरे सरफेस पे फोर्स लगती है, जैसे कि मैंने आप अभी मैं बात करूंगा आपसे कोहेजन और एडहेशन के बारे में, तो जहां पे जो एडहेशन होता है वो एक तरीके का आपका सरफेस फोर्स होता है और जो कोहेजन होता है वो आपका बॉडी फोर्स होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अगर सरफेस फोर्स के बारे में बात करूं तो पूरे के पूरे सरफेस पे अगर कोई फोर्स लगती है तो उसको हम सरफेस फोर्स बोलते हैं, पर किसी एक सिंगल एंटिटी या सिंगल बॉडी पे कोई फोर्स लगती है तो उसको हम बॉडी फोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा तेज हम चल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से मैं रिवाइज करा पाऊं और आज के सेशन को हम शुरू कर पाए। वेट और मास के बीच में आपको मैंने रिलेशनशिप बताया था या डिफरेंस भी बताए थे। वेट क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, और वेयर एज जो मास होता है एक तरीके की यूनिट ऑफ क्वांटिटी होती है। वेट जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, स्पेस में अलग होगा, अर्थ में अलग होगा, मार्स में अलग होगा, मून में अलग होगा, सैटर्न में अलग होगा, जुपिटर में अलग होगा। लेकिन वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट योर मास, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट आल्सो फॉलोज एक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, राइट? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप वाटर को डिस्ट्रॉय करने कैसे आप डिस्ट्रॉय करोगे? आप जलाओगे पानी को तो वो भाप बन जाएगा, डिस्ट्रॉय तो वो फिर भी नहीं हुआ। तो मास ये हो गया आपका। वेट आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, और वेट होता है जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, वेट जो अक्सर होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की हमने बात की थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमको बात करना होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन साइज। ये दो चीजें हमने और देखी थी, लाइक हमने टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी एग्जांपल देखा था, और यहाँ पे एक्सटेंसिव का मास, वॉल्यूम और मोमेंटम। देन मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात की थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। और ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी के बारे में बात की थी, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपका कॉम्पैक्टनेस बताता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्पेस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितने पास पास प्रेजेंट है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये स्पेस है, इसके अंदर पार्टिकल जो प्रेजेंट है कितने पास पास प्रेजेंट है, दिस विल डिनोट योर डेंसिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपको डेंसिटी बताएगा। मैंने एग्जांपल दिया था नमक का, जो हमारा रॉक होता है, रॉक या नमक का जो हम रॉ फॉर्म होता है, जो डिल्ले होते हैं नमक के, तो वो काफी ज्यादा डेंस होते हैं। वेयर एज जब मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो वो डेंस नहीं होते हैं। तो नमक जो होगा उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। वेयर एज अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसकी डेंसिटी कंपेरेटिवली कम होती है। तो ये पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसा यूनिट केजे पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट मैंने आपको बताई थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया था 1000 होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है, क्योंकि उस टेम्परेचर में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो मिनिमम होती है। साथ ही साथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऐसा होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। टेम्परेचर आप 4 से 5 करेंगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, और 4 से 3 करेंगे तो भी डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। डेंसिटी का जो रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ वो इनवर्स होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी, आप टेम्परेचर कम करेंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये सारे फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में चाहे आप 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी कम होगी, 4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर करें तो भी कम होगी, लेकिन ये 4 डिग्री के पास है। लेकिन जनरल केस में बताऊं अगर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, और टेम्परेचर घटाने से डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये अभी बात आपको याद रखनी है। देन इसके बाद हमने डिस्कस की थी आपकी नेक्स्ट जो था आपका वेट डेंसिटी। इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, ये यूनिट अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन यूनिट है ये भी आपको याद रखना है। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही हमारे कुछ 4-5 लेक्चर होते हैं तो एक साथ में आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा नोट्स। देन आपका वेट डेंसिटी की मैं बात करूं तो आपका वेट डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक वेट डेंसिटी जो होता है वो आपका रेशियो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम का। वेट डेंसिटी जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। वेट डेंसिटी को आप डिनोट करते हैं गामा से, डेंसिटी को आप डिनोट करते हैं रो से। वेट डेंसिटी हो गया आपका डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। देन ऐसा यूनिट की बात की थी हमने, तो ऐसा यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। डायमेंशन क्वांटिटी की बात की थी m1 l-2 t-2। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर रो w इंटू जी कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो आपका इनवर्स ऑफ डेंसिटी होता है। अगर आप 1 अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ गैसेस, और बेसिकली यहाँ पे जो एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो 0.78 केजी मीटर क्यूब पर केजी होता है। ठीक है, देन हमने डायमेंशनल फॉर्मुला भी आपको बताया था, उल्टा हो जाएगा। जो आपका डेंसिटी है उसका उल्टा कर देंगे तो आपको डायमेंशन फॉर्मुला मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, सॉरी नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम का। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डेंसिटीज ऑफ द फ्लूइड। एक आपका जिसमें से स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है और एक आपका नॉर्मल फ्लूइड होता है। तो दो तरीके के फ्लूइड की
अगर आप डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जिसमें से एक फ्लूइड आपका फिक्स होता है, दैट इज योर स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड इन द केस ऑफ लिक्विड आपका वाटर होता है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड इन द केस ऑफ गैस आपका एयर होता है। थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। देन हमने बात की थी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हमने बात की थी सरफेस टेंशन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सरफेस टेंशन क्या होता है? बेसिकली सरफेस टेंशन दो तरीके के जो लिक्विड होते हैं या दो तरीके के फ्लूइड के सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है, दैट इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। मान लीजिए यहाँ पे मेरा वाटर है और इसके ऊपर एयर है, तो वाटर और एयर को सेपरेट करने वाली जो लेयर होगी उसको मैं सरफेस टेंशन बोलता हूँ। एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, जिसमें क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, इसके आसपास कोई भी मॉलिक्यूल है नहीं, ऊपर इसके कोई भी मॉलिक्यूल है नहीं जो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले पाए। क्या होता है मेरे केस वाटर के केस में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस को एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे अपने पास, क्योंकि इनके अंदर कोहेजन होता है। वाटर के अंदर कोहेजन होता है, सारे मॉलिक्यूल्स अपने सबको अपने अपने पास खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई कहीं पे नहीं जाता है। अगर ये मेरा हाथ है, एक जगह एक जन इधर से खींच रहा है और एक जन इधर से खींच रहा है, एक जन इधर से खींच रहा है और एक जन इधर से खींच रहा है, तो मेरा हाथ यहीं पे बना रहेगा। तो वही होता है हमारा वाटर के केस में। पर जो टॉप सरफेस होता है उसमें नीचे खींचने वाले तो होते हैं, पर ऊपर से कोई खींचने वाला होता नहीं है। तो वहां पे एक ऐसा कंप्रेशन वाला लेयर बन जाता है, और दिस कंप्रेशन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये कैसा होता है? टेंसाइल फोर्स की वजह से होता है, तो टेंसाइल इन नेचर होगा, और ड्यू टू कोहेजन ऑफ वाटर है तो इसलिए कोहेजन की वजह से भी होता है। तो ये आपका इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, काफी डीप में भी हमने कल भी डिस्कस किया था इसको। तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, रिजल्टिंग इन टेंसाइल फोर्स एट टॉप व्हिच इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन बताया था, मतलब सरफेस एनर्जी होता था। अगर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है वो खिंच के, मेनली सरफेस टेंशन में क्या हो रहा है कि एरिया, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो अपना एरिया कम करना चाह रहा है, तो ये जो वर्क डन हुआ एरिया को कम करने में, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी होता है आपका जो वर्क डन इन कंट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस। वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस इज नोन एज सरफेस एनर्जी। इसको मैं सरफेस एनर्जी को मैंने रिलेट कर दिया था सरफेस टेंशन के साथ, तो वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन इन यूनिट एरिया इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन मुझे मिल गई थी वर्क डन अपॉन एरिया। पहली डेफिनेशन थी फोर्स अपॉन लेंथ, दूसरी डेफिनेशन मुझे मिली वर्क डन अपॉन एरिया, और जो यूनिट थी वो थी आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर। जनरली जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है वो हम लिक्विड के केस में देखते हैं। गैस के केस में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इधर है, तो वो आपस में क्या कर रखते हैं, दोस्तों एक दूसरे के बीच में उतना कोहेजन नहीं होता उनका, तो कोई ऐसे फोर्स वो एक्सर्ट नहीं कर रहे होते ताकि कोई मेम्ब्रेन खींचे और सरफेस टेंशन जनरेट हो। बहुत माइन्यूट होता है उसमें, तो हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। एयर और वाटर को अगर आप डिवाइड करेंगे, वाटर और एयर को आप डिवाइड करेंगे तो जनरली आपका 0.0786 आता है। सरफेस टेंशन क्रिटिकल पॉइंट से जीरो होती है। सरफेस टेंशन जो होता है वो लेड शॉट्स जो हमारे होते हैं उसको बनाने के लिए भी ये फिनोमेना यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे सरफेस टेंशन फॉर डिफरेंट केसेस के बारे में बात की थी, है ना? यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। सरफेस टेंशन फॉर डिफरेंट केसेस की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली आपका लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था आपका सरफेस टेंशन का P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। तो किस तरीके से निकाला था पूरा मैंने आपको डिफाइन किया था कि आपके जो बाउंड्री है वहां पे इंटरनल फोर्स जो लग रही होगी वो सरफेस टेंशन, आउटसाइड से एक प्रेशर लग रहा होगा तो P इंटू पाई आर स्क्वायर आपका आउटसाइड लग रहा होगा, इनसाइड आपका लग रहा होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर। इसको इक्वेट किया था हमने इंटरनल और जो आउटरनल प्रेशर है, इंटरनल और आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए कि आपका जो लिक्विड है वो किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उसको इक्वेट करके हमने प्रेशर डिफाइन कर दिया था 4 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, और बबल के केस में हमारा प्रेशर कितना आया था? 8 सिग्मा अपॉन डी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको याद होंगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको याद होंगी, क्योंकि हमने काफी डिटेल में इनको डिस्कस किया था किस तरीके से हम निकालते हैं फ्री सरफेस क्या होता है। आपका बबल के केस में फ्री सरफेस कैसा होगा, लिक्विड के केस में फ्री सरफेस कैसा होगा ना। बबल के केस में आपके दो फ्री सरफेस होते हैं। एक फ्री सरफेस आपका यहाँ बाहर होता ही है एयर, इसलिए एक फ्री सरफेस यहाँ होगा, और अंदर भी आपकी एयर होती है, तो दो फ्री सरफेस हो जाते हैं। फ्री सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है और शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट होता है और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करेंगे थे। आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिक्विड जेट का कॉन्सेप्ट। आज जो है हम वो शुरू करने वाले हैं लिक्विड जेट का कॉन्सेप्ट। ये तो आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड जेट के बारे में। बेसिकली लिक्विड जेट के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपका लिक्विड जेट में प्रेशर जो है, सरफेस टेंशन जो है वो कैसे होता है, प्रेशर कितना होता है, किस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अलग कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये आपका लिक्विड जेट है। अब लिक्विड जेट में मैंने देखा एक सिलेंड्रिकल जेट, आपने देखा होगा जब आप सुबह पेड़ों वगैरह पे पानी डालते होंगे तो जेट कुछ इस तरीके से ही निकलता है। ये मान लीजिए नली से आप पानी जब डालते होंगे कहीं पेड़ों वगैरह पे तो जेट आपका इस तरीके से लगता है, तो मैंने उसको क्या मान लिया है, सिलेंड्रिकल इन नेचर मान लिया है। ठीक है, पूरा पेड़ बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो जो जेट आपका गिरता है वो कैसा गिरता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना। जेट क्या है आपका, जब आप पानी डालते हैं पेड़ों में तो वो जो जो धार निकलती है ना पानी की, दैट इज नोन एज योर जेट। तो ये जो जेट है इसमें कितना प्रेशर आता है ना, वो हम निकालेंगे और कितना सरफेस टेंशन आता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे फ्री सरफेस कितना है, यहाँ पे फ्री सरफेस एक ही है क्योंकि अंदर तो पूरा वाटर है इसमें और बाहर आपका एयर है, तो फ्री सरफेस तो यहाँ पे एक ही है। ठीक है, फ्री सरफेस जो है आपका यहाँ पे वो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो सरफेस टेंशन मेरा बाउंड्री पे लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो ये अगर मैंने लेंथ ले ली है एल, तो मेरा सरफेस टेंशन लग रहा होगा सिग्मा इंटू टू एल पे। एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, और कितना लग रहा है, सिग्मा लग रहा है। तो सिग्मा इंटू टू एल पे मेरा क्या लग रहा है, इंटरनल प्रेशर जो था, है ना, प्रेशर इनसाइड। आउटसाइड से कितना लग रहा होगा, आउटसाइड से पी लग रहा होगा, और कितने पे लग रहा होगा, एक तो ये लेंथ पे लग रहा होगा पूरा, है ना, ऊपर से देखेंगे अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ये लेंथ पे लग रहा होगा और साथ ही साथ ये पूरा जो आर है यानी कि पूरा डायामीटर पे लग रहा होगा। तो टू एल, सॉरी टू एल नहीं, टू एल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है, देखिए यहाँ पे ये मेरा सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो मेरा ये डायामीटर है यहाँ पे लग रहा होगा, और ये लेंथ से अगर मैं डायामीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा मुझे, डायमीटर इंटू लेंथ। तो प्रेशर कहाँ पे लग रहा होगा, पी इंटू लेंथ इंटू ये टू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ ना। तो पी इंटू एल इंटू डी, ठीक है, या पी इंटू एल इंटू टू आर। ठीक है, डी को क्या लिख सकते हैं, टू आर भी लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेट करा दीजिए। इसको जब आप इक्वेट कराएंगे तो एक जगह आपका पी टू इंटू सिग्मा इंटू एल, एक है आपका पी इंटू एल इंटू टू आर। यहाँ से एक सिग्मा कटेगा, टू से टू कटेगा, तो यहाँ पे आपको पी मिल जाएगा सिग्मा अपॉन आर। और जब आप उसको आर की जगह लिख देंगे डी बाई टू, आर की जगह आप डी बाई टू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सिग्मा अपॉन डी। तो आपको यहाँ पे जो प्रेशर मिल गया वो क्या मिल गया, टू सिग्मा अपॉन डी मिल गया, सिंपल है। प्रेशर क्या मिल गया आपको, टू सिग्मा अपॉन डी। ये समझ में आया कैसे आया, कैसे आया भाई, देखिए एक तो मैंने प्रेशर को पहले ऐसे ले लिया सामने से, तो कहाँ पे लग रहा है सिग्मा, सिग्मा लग रहा था पूरी लेंथ पे लग रहा है ना, ऊपर तो पानी है ना, ऊपर तो नहीं लगेगा। यहाँ पे आप बोलो अगर यहाँ पे कैसे लगेगा पानी, है ना, यहाँ पे तो पूरे में वाटर है तो यहाँ नहीं लगेगा, पर ये एल पे लगेगा, है ना, एल पे लगेगा, और आपका पूरे लेंथ पे लगेगा आपका। ठीक है, और दोनों तरफ लगेगा, तो टू इंटू एल हो गया। और साथ ही साथ आपका अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये आपका डी है, उसको आपने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया आ गया, उस पर पूरे पे प्रेशर लगेगा, तो पी इंटू डी इंटू एल। इसको आप इक्वेट कर दिए तो टू सिग्मा अपॉन डी आ गया। ठीक है, अब अपन को याद करने का तरीका, ट्रिक ढूंढते हैं किस तरीके से इसको रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको डिराइव करना तो आ गया, पर एग्जाम में तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख लो बबल, फिर लिख लो आप ड्रॉपलेट, और फिर लिख लो आप लो डी। सबसे पहले बी आता है अल्फाबेट में, फिर डी आता है, और फिर एल आता है। ठीक, अब ये जो बी है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाई है बी, 8 सिग्मा अपॉन डी। डी उसके बाद का छोटा भाई है तो 4 सिग्मा अपॉन डी, और एल सबसे छोटा है तो 2 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी, मतलब बबल जो है वो 4 सिग्मा, बबल जो है वो 8 सिग्मा अपॉन डी, ड्रॉप आपका 4 सिग्मा अपॉन डी, और जो आपका जेट है वो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपसे जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेशर ही पूछे, है ना, जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा एग्जामिनेशन में प्रेशर ही पूछा जाए, आपसे सरफेस टेंशन भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता है प्रेशर जो है मेरा वो 8 सिग्मा अपॉन डी है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन 8। ये हो गया मेरा बबल का केस, ये हो गया बबल का केस। अगर मेरा प्रेशर 4 सिग्मा अपॉन डी है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा पी डी अपॉन 4। ये मेरा हो गया ड्रॉप का केस। और जेट में क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2। ये मेरा हो गया जेट का केस। ये किसका केस हो गया, मेरा जेट का केस। तो ये तीन केसेस और आपको याद रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में प्रेशर दे देता है और सरफेस टेंशन निकालने को बोल देता है। प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर एक्टिंग ऑन द जेट, और प्रेशर एक्टिंग ऑन द बबल, और प्रेशर एक्टिंग ऑन द आपका ड्रॉप। तो ये आपका पी होता है। सिग्मा होता है आपका सरफेस टेंशन, डी होता है आपका डायमीटर ऑफ द बबल, डायमीटर ऑफ द जेट, या डायमीटर ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, इसलिए थोड़ा हमने डिटेल में समझने की कोशिश की।
ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, वो है आपका कोहेजन एंड अडहेशन। कोहेजन एंड अडहेशन। अडहेशन क्या होता है? अडहेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस और बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस। तो समझने की कोशिश करते हैं एडहेशन और कोहेजन होता क्या है। एडहेशन का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स में अगर आपस में प्यार है तो दैट इज नोन एज योर एडहेशन। ठीक है। आपका वाटर है और आपका लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं। ये आपका एक वाटर है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका वाटर भरा हुआ है। इसके आजू बाजू आपका क्या है? ग्लास है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में अगर प्यार है, यानी कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स में चिपक जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स में चिपक जाएंगे, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एडहेशन। तो व्हेन एडहेशन इज मोर, जब आपका एडहेशन ज्यादा होता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में प्यार ज्यादा होगा, तो जो वाटर होगा वो ग्लास के सरफेस को गीला कर देगा। ठीक है, और अच्छे से हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब आपका दो अलग अलग सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसको हम एडेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोंद, या आपने देखा होगा फेविकॉल। फेविकॉल जिस भी सरफेस पे हम लगाते हैं तो वो चिपक जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो फेविकॉल है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके दूसरे सर्फेसेस के साथ वो बहुत ज्यादा है। तो जब दो डिफरेंट सर्फेसेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको हमने बोल दिया एडेशन। ठीक है। देन आपका आता है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन क्या होता है आपका? कोहेजन आपका होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज्यादा है, उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा मरकरी। मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कभी चिपकते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर में जब मैं मरकरी भरता हूं, तो जब मेरा टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है तो पूरा का पूरा मरकरी ऊपर नीचे जाता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा मरकरी यहाँ चिपक गया, फिर थोड़ा सा मरकरी यहाँ चिपक गया, फिर थोड़ा सा मरकरी यहाँ चिपक गया। लेकिन जब मैं वाटर एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करता हूं, और दोनों ग्लास ग्लास के ही हैं, तो ग्लास से जब मैं ग्लास में पानी ट्रांसफर करता हूं, तो ग्लास का जो सरफेस होता है वहां पे पानी चिपक जाता है, क्योंकि जो वाटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, सिंपल है। तो अगर आपका एडेशन ज्यादा होता है कोहेजन से, तो आपका लिक्विड क्या होता है? वेट कर देता है सरफेस को। जैसे पानी है, पानी का जो अलग अलग सरफेसेस है उनके साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जिस चीज के ऊपर भी आप पानी डालते हैं 99.9% चीजें गीली हो जाती हैं। आजकल कुछ ऐसे फाइबर्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब वो आ गई हैं टी शर्ट वगैरह, जिसके ऊपर आप पानी डालते हो तो वो गीली नहीं होती, पर बहुत लिमिटेड चीजें हैं। मैक्सिमम चीजों में पानी गीला कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि पानी का जो एडेशन है, पानी का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, वो बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट मेरा आता है कि अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो सरफेस को वेट नहीं करेंगी। इफ कोहेसिव फोर्सेस आर मोर, लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस। अगर आपकी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, देखिए कोहेसिव फोर्सेस आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में चिपके हुए हैं, तो ये हो गया मेरा कोहेजन फोर्सेस, ये मेरी हो गई कोहेसिव फोर्सेस। पर ये मेरा एक सरफेस है और ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये सरफेस के साथ जब ये मेरा मॉलिक्यूल चिपक जाए तो ये होता है मेरा एडहेसिव फोर्सेस। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि जब आप रिवाइज करेंगे ना तो बेहतर तरीके से चीजों को याद कर पाए। वाटर का एग्जांपल ही देते हैं दोनों जगह, है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जो चिपके हुए हैं, ये समझ में आ रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपस में चिपके हुए हैं इसको मैं बोल रहा हूँ कोहेजन। ये आपका है कोहेजन। ठीक है। और ये अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस के साथ चिपक जाएं, ठीक है, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं सरफेस को। दिस इज योर एडहेशन। दिस इज योर एडहेशन। ठीक है। तो ये आपका कोहेजन हो गया जो एक मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, और एडहेशन जब आपके वाटर के मॉलिक्यूल, ये मैं यहाँ पे आपको और बना भी देता हूँ, यही बना देते हैं, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं।
और जो आपका रेड वाला है ये आपका सरफेस है। ठीक है, सिंपल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मीडियम, तो वो उसको हम बोलते हैं कोहेजन। व्हेन कोहेजन इज मोर, लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड बाउंड्री। जब कोहेजन ज्यादा होगा तो यहाँ पे सॉलिड बाउंड्री से उनको मतलब ही नहीं है, लेकिन जब उनके मॉलिक्यूल्स में बीच में आपस में प्यार कम होगा तभी वो सरफेस की तरफ जाएंगे और सरफेस के साथ चिपक जाएंगे। तो एडेशन में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड की बाउंड्री को क्या कर देगा, वेट कर देगा। तो कोहेजन के बीच, कोहेजन के केस में जो सॉलिड बाउंड्री, जो बाउंड्री है वो वेट नहीं होती, एडेशन के केस में जो बाउंड्री है वो वेट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एडहेशन और कोहेजन की हमारी जनरल बात हो गई। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स, लाइक आपका वेटिंग और नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है आपका वेटिंग और नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस, यानी कब आपका सरफेस गीला होगा और कब आपका सरफेस गीला नहीं होगा। वो मैंने आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया सारा। जब आपकी एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, व्हेन योर एडहेसिव फोर्सेस आर मोर, लिक्विड विल वेट द सरफेस। जब आपकी एडहेसिव फोर्सेस किससे ज्यादा होंगी, किससे ज्यादा होंगी भाई, किसी से कंपैरिजन भी तो चाहिए हमको। तो एडहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, लिक्विड विल वेट द सरफेस। व्हेन कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। सिंपल है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपका हो जाता है वाटर और ग्लास। वाटर को जब आप ग्लास में डालते हैं तो वो सरफेस को वेट कर देता है, लेकिन वहीं आप मरकरी को जब ग्लास में डालेंगे तो मरकरी जो है वो ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता है। अब ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कैसे, आपको तो वाटर के बारे में मैंने बता दिया, तो सिर्फ क्या वाटर ही है क्या, वाटर और ग्लास बस तो एग्जाम्पल नहीं है। मान लीजिए वाटर में वुड के ऊपर डाल रहा हूँ, मरकरी में वुड के ऊपर डाल रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा, या जो मेरा फ्लूइड है वो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये मुझे बताता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो नेक्स्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे नहीं पता है, अगर मुझे नहीं पता है कि जो मेरे पास लिक्विड है वो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं कैसे पता लगाऊं। अभी आपको मैं वाटर दे दूंगा तो आपको तो पता है कि वो सबको वेट कर देगा। मैंने कोई आपको, मान लीजिए मैंने आपको इथेनॉल दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि सरफेस वेट होगा कि नहीं होगा, है ना। मैंने अगर आपको पेट्रोल दे दिया, मैंने आपको केरोसिन दे दिया, मैंने आपको बेंजीन दे दिया, या मैंने आपको टार दे दिया, बिटुमिन दे दिया, या पेंट दे दिया, कुछ भी मैंने आपको लिक्विड दे दिया, कोई भी फ्लूइड दे दिया, है ना, या गैस भी दे सकता हूं मैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सॉलिड की बाउंड्री को वेट करेगा कि नहीं करेगा, वो मुझे बताता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दिख रहा होगा आपको सब यहाँ पे, थोड़ा सा हम इधर करते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे बताएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे बताएगा कि मेरा जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट करेगा कि नहीं करेगा। ये मेरा सरफेस है, दिस इज माय सरफेस। ठीक है, मैंने एक बूंद लिक्विड की डाली, अगर मेरे लिक्विड की बूंद इस तरीके से फ्लैट हो जा रही है, ठीक है, अब वो कैसे मुझे पता चलेगा फ्लैट हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड का सरफेस के साथ, ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड का सरफेस के साथ, यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मेरा ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं लिक्विड के पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो मेरे लिक्विड की बाउंड्री को छूते हुए आगे निकलेगी, और सरफेस से लेकर उस टेंजेंट का मैं एंगल नापूंगा। अगर ये जो मेरा एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री आता है, दैट मीन्स मेरा जो लिक्विड है वो वेट कर रहा है सरफेस को। लेकिन अगर मैंने ये एंगल नापा और जो एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रही है, ग्रेटर देन π/2 आ रही है, दैट मीन्स जो मेरा लिक्विड है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो लिक्विड विल वेट द सरफेस। अब कैसे इसको याद करें, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, हमसे पूछता है कि कब कौन से क्राइटेरिया में लिक्विड वेट करेगा सरफेस को, कौन से क्राइटेरिया में लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को, तो हमको याद नहीं आता है ना, कंफ्यूजन रहता है। तो आप बस ये इमेज अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में आपको क्या रखना है, सिर्फ ये इमेज ध्यान में रखिए। अगर आपको ये ऐसी इमेज याद आ रही है, ठीक है, आपको ये आधा सेमी सर्कल भी नहीं बन रहा है ना, बहुत चपट गया है ये जो आपका ड्रॉप है वो चपक गया है, चिपट गया है ना। तो ये अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है तो आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब आप दूसरा केस देखेंगे, दूसरा केस, ये आप दूसरा केस जब देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा आपका सर्कल बन रहा है। सर्कल बन रहा है तो जब आप यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं सर्कल की बाउंड्री में तो इधर पे बाहर जा रही है, यानी जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर आपने डायग्राम भी याद रख लिया कि अगर आपका जो ड्रॉप है वो पूरा फैल गया है तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि लिक्विड, क्योंकि गीला देखिए ये पूरा चला गया ना, चिपक गया सरफेस के साथ, ये पूरा सरफेस में मेरा जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो चिपक गया, यानी कि वो सरफेस को गीला कर दिया।
पर यहाँ पे जो मेरा ड्रॉपलेट है वो सरफेस के ऊपर चिपक ही नहीं रहा है ना, वो अलग अपना अपना एक सिंगल एंटिटी के जैसे बिहेव कर रहा है, तो वो सरफेस को वेट यानी कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बाकी सारी चीजें आपने देख ही ली। जब आपकी एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, तो लिक्विड विल वेट द सरफेस। जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं एडहेसिव फोर्सेस से, तो लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, ग्रेटर देन π/2 होती है, तो लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री या लेस देन π/2 होती है, तो लिक्विड विल वेट द सरफेस, है ना। ग्रेटर है तो नॉट वेट द सरफेस और लेस है तो वेट द सरफेस। क्लियर है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, अब हमको समझना चाहिए कि कैपिलैरिटी क्या होता है। तो कैपिलैरिटी क्या होता है? कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज अ फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू एडजेसेंट लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल। यानी कि जब आपने किसी वाटर के अंदर किसी ट्यूब को इंसर्ट किया, जैसे आपके टेस्ट ट्यूब रहते हैं ना, आप जिसपे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आपने एक बड़ा पानी से भरा हुआ एक कंटेनर लिया या एक जार लिया, उसके अंदर अगर आपने वही ट्यूब, पर ट्यूब अब दोनों तरफ से ओपन है, ट्यूब जो है वो दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, एक तरफ से बंद नहीं है, दोनों तरफ से ओपन है। तो अगर आपका जो पानी है वो ट्यूब के ऊपर चढ़ गया, तो दैट इज नोन एज योर कैपिलरी राइज। ठीक, अगर जो पानी है वो नीचे चला गया, यहाँ पे आप देखिए पानी जो है वो मेरा नीचे जा रहा है, पानी जो है वो नीचे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी फॉल। तो ये वाटर अगर नीचे चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। पानी अगर मेरा ऊपर चढ़ जाता है तो इसको मैं बोलता हूँ कैपिलरी राइज। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप बस अभी इतनी चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जब डायामीटर मेरे ट्यूब का ज्यादा है, तो जो पानी है वो ऊपर तक जा रहा है, मेरा जो पानी जो है वो नीचे तक चढ़ रहा है, यहीं तक बस चढ़ा। लेकिन जब मेरा डायामीटर ट्यूब का कम है तो पानी जो है वो ऊपर तक चढ़ रहा है। देखिए अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको डिराइव करूंगा ना पूरा एक्सप्रेशन, तो फिर मैं आपको इसका रीजन दूंगा कि जब आपका डायमीटर ऑफ द ट्यूब ज्यादा होता है तो कैपिलरी राइज आपका ज्यादा होता है, कम होता है, और जब आपका डायमीटर ऑफ द ट्यूब कम होता है तो कैपिलरी राइज आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जितना पानी ऊपर या नीचे चढ़ता है, इट इज नोन एज योर कैपिलरी राइज एंड फॉल। तो phenomena of the rise of the liquid when tube is immersed in it. It is defined as a phenomena of rise or a fall of a liquid surface in a small tube relative to adjacent level of a liquid. मतलब कि अपने पुराने लेवल से जो पानी है वो कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, इसी फिनोमेना को मैं बोलता हूँ कैपिलैरिटी। इसी फिनोमेना को मैं बोलता हूँ कैपिलैरिटी। ठीक है, यही फिनोमेना यूज करके जो आपके ब्रांच जो ट्रीज होते हैं वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रूट, मतलब फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और उसको लेकर जाते हैं कहाँ तक? अपने ब्रांचेस तक। तो यही फिनोमेना कैपिलैरिटी का वहां पे भी यूज होता है। कैपिलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, चलिए, कैपिलैरिटी आपको समझ में आया, कैपिलरी राइज आपको समझ में आया, कैपिलरी फॉल समझ में। अब कैपिलरी राइज कब होता है? जब आपका एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं तो कैपिलरी राइज होता है। जब आपकी कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं तो कैपिलरी फॉल होता है। तो व्हेन एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस, कैपिलरी राइज होगा। और जब आपका कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे एडहेसिव फोर्सेस से। अब देखिए सिंपल सी समझने की इसमें, मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं इसको, तो काफी आसान है समझना। कैसे काफी आसान है? अगर मान लीजिए आपका जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल हैं उसका जो रिलेशनशिप है सॉलिड की बाउंड्री के साथ अच्छा है, तो वो उसके साथ ऊपर चले गए, है ना। जहां जहां सॉलिड की बाउंड्री जा रहा है मेरा वाटर उसके साथ ऊपर जाना चाह रहा है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशनशिप है ना, तो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो वाटर मरकरी है उसका जो ग्लास के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो ग्लास से दूर भागना चाह रहा है ना। तो कोहेजन के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में इतने चिपके होते हैं कि उनको ग्लास से मतलब ही नहीं है। एडेशन के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका प्यार होता है ग्लास के सरफेस के साथ, तो वो उसके पीछे पीछे ऊपर चले जाते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज एंड हाइट ऑफ कैपिलरी फॉल। तो ये हमारे लिए समझना काफी जरूरी है, किस तरीके से हम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकालते हैं और किस तरीके से हम हाइट ऑफ कैपिलरी फॉल निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक क्या लिया हुआ है, एक जार लिया हुआ है। जार के अंदर मैंने एक ट्यूब को क्या किया, इंसर्ट किया। आई हैव टेकन वन जार, इन दैट जार आई हैव इंसर्टेड वन ऑफ द ट्यूब। एक ट्यूब को मैंने इंसर्ट किया है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी राइज हो रहा है, तो जो वाटर है वो ट्यूब के ऊपर चढ़ जाएगा। वाटर जो है वो ट्यूब के ऊपर चढ़ जाएगा। जितना वाटर ट्यूब के ऊपर चढ़ा उसको मैंने बोल दिया एच। ये मेरा ऊपर से मैं देख रहा हूं तो मेरे को ट्यूब का डायमीटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सामने से तो मुझे स्क्वायर दिख रहा है।
रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो वो मुझे कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। ऊपर से मुझे ये सर्कुलर दिख रहा है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, इतना क्लियर होगा कि एक मैंने जार लिया, जार के अंदर मैंने ट्यूब को इंसर्ट कराया, पानी ऊपर चला गया, मैंने बोल दिया कैपिलरी राइज है, यानी कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। अब मुझे ये हाइट जितना ऊपर गया या जितना हाइट अभी तो ऊपर ही बस गया है, तो जो वाटर कितना हाइट ऊपर गया है मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया सरफेस टेंशन और वेट के बीच में। किनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, सरफेस टेंशन और वेट के बीच में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड, मान लीजिए ये मेरा लिक्विड का टॉप डाया है, एक मिनट, ये मेरा लिक्विड का टॉप डाया है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन लग रहा होगा, है ना। यहाँ टॉप पे कुछ सरफेस टेंशन लग रहा होगा, तो वही यहाँ पे भी देख रहे हैं हम। टॉप पे क्या हो रहा होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा। कैसे, ये मेरा पानी, और देखिए यहाँ पे सरफेस के साथ चिपका हुआ है ना, तो देखिए शेप कुछ इस तरीके से बन रहा है। शेप आपका कुछ कर्व्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो इसके कांटेक्ट में है सॉलिड की बाउंड्री पे, तो कर्व मेरा शेप बन रहा है। अब ये जो कर्व शेप है, तो यहाँ पे एक सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है एफएस, और एक सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, है ना, जो इसको ऊपर खींच रही होगी। अब क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो पानी को ऊपर खींच रही है, पर पानी का जो खुद का वेट है वो पानी को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सरफेस टेंशन पानी को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, पर पानी का जो खुद का वेट है वो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना तो पानी ऊपर जा रहा है ना तो पानी नीचे जा रहा है। पानी जितना ऊपर चढ़ा था, मान लीजिए मेरा बॉन्ड, ये मेरा लेवल था, और लेवल के इतना हाइट ऊपर मेरा पानी चढ़ा था, तो वहां पे वो कांस्टेंट बना हुआ है। जैसे मैंने आपको सरफेस टेंशन के केस में बताया था कि जो मॉलिक्यूल हैं, वो एक मॉलिक्यूल इनको इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल उसको इधर खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल उसको इधर खींच रहा है, तो वो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। तो यहाँ भी वाटर ऊपर चढ़ गया है ना, तो सरफेस टेंशन उसको ऊपर खींच रही है, पानी को अपनी तरफ खींच रही है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से पानी ऊपर खींच गया, चला गया है। लेकिन जो वाटर का खुद का वेट है वो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाला वेट है और जो नीचे वाला वेट है ये बराबर है, तभी पानी उतने हाइट पे चिपक गया है, बना हुआ है, वरना पानी इधर पे आ जाता, है ना। अगर मान लीजिए आपका जो वेट होता वाटर का वो ज्यादा होता, तो पानी तो नीचे आ जाता, और सरफेस टेंशन होता तो पानी तो ऊपर ही जाता जाता, है ना, कहीं पे रुकता नहीं। तो जब आपका वेट और सरफेस टेंशन बराबर हो गया है, तभी पानी उस पोजीशन पर जाकर रुक गया है। और अगर पानी उस पोजीशन पे जाके रुक गया है, पानी उस पोजीशन पर जाकर अगर रुक गया है, तो अगर मैं क्या करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालूं, ठीक है। तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि मेरा जो सरफेस टेंशन है, ये एफ एस कॉस थीटा क्या है, मेरा सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन मेरा वेट के बराबर है। पर क्या सरफेस टेंशन आपका सिर्फ यहां पे लग रहा होगा, सिर्फ इतने में? सरफेस टेंशन तो पूरा लग रहा होगा ना, चारों तरफ। सरफेस टेंशन तो आपका चारों तरफ लग रहा होगा ना। हमने क्या देखा था, सरफेस टेंशन तो पूरे आपके फेरे फेरी पे लगता है। यहां भी मैंने आपको बताया था, सरफेस टेंशन जो हमारा लगता है वो तो पूरे के पूरे फेरे फेरी पे लगता है ना, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे लगता है। तो यहाँ ऊपर में भी पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा, पर हमको ऊपर से देखते नहीं, समझने के लिए हमने सिर्फ ऐसा ले लिया। पर वो तो पूरे चारों तरफ लग रहा होगा, सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा मेरा, पाई इंटू डी। तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी। तो एफ एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा इंटू पाई डी, ठीक है। एम जी क्या होता है आपका, एम जी आपका होता है वेट, एम जी क्या होता है आपका वेट, ठीक है। वेट को आप क्या लिखते हो, एम जी लिखते हो। अब यहाँ पे मुझे पता है मुझे पता है कि मेरा जो mg है वो वेट है, ठीक है। मास क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को डिनोट करता हूँ रो से। अब वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। मान लीजिए मेरा ये एक 3D फिगर है, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ का एरिया पता है ऊपर का, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट से, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, देखिए। ये मेरा एक 3D फिगर है। अगर मुझे ये वाला एरिया पता चल गया, ये वाला एरिया मुझे पता चल गया, इसको मैं अगर हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एरिया इंटू हाइट ही तो मेरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख दूंगा इसको, यहाँ पे एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट लिख दिया, वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट लिख दिया, लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेट कराया क्या, मेरा जो एफ एस फोर्स थी, इस तरीके से मेरी सरफेस बन रहा था, सरफेस टेंशन मेरा इस तरीके से बन रहा था, यहाँ पे मैंने बोला एफ एस लग रहा है, इसको मैंने रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे मेरा एफ एस कॉस थीटा आया, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है, एंगल यहाँ से बनाएंगे ना, एंगल मेरा नॉर्थ, देखिए पहले तो ये समझना जरूरी है हमको, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये मेरा एफ एस है, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, जब कोई फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ, ये मान लीजिए मेरी फोर्स है और ये एंगल यहाँ से बना रही है थीटा, तो ये वाला मेरा हो जाता है एफ एस कॉस थीटा और ये वाला हो जाता है मेरा एफ एस साइन थीटा, ठीक, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे एंगल मेरा यहाँ से बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट में लेता हूँ सरफेस के साथ, जो मेरा सरफेस टेंशन कांटेक्ट बना रहा है, सरफेस के साथ मेरा सरफेस टेंशन का जो एंगल है वो थीटा होता है, तो यहाँ पे मेरा एफ एस कॉस थीटा होगा और यहाँ पे मेरा एफ एस साइन थीटा होगा। तो ये क्लियर है कि ऊपर कॉस थीटा आया, नीचे नीचे साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि एंगल मैं यहाँ से ले रहा हूँ सरफेस के साथ, सरफेस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो अब ये समझ में आ गया कि एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि एफ एस कॉस थीटा होगा। तो एफ एस कॉस थीटा जो है मेरा, वो किसके बराबर ले रहा हूँ मैं, वेट के बराबर ले रहा हूँ, वेट ऑफ फ्लूइड। तभी तो मेरा वो इक्विलिब्रियम में ना, तभी तो जो मेरा ऊपर हुआ था, कैपिलरी राइज हुआ है जितना, तभी तो वो मेंटेन हुआ ना, क्योंकि ये जो नीचे वेट लग रहा था और जो सरफेस टेंशन है वो बराबर है, नीचे जो वेट लग रहा था और जो सरफेस टेंशन है वो बराबर है, ठीक। तो एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू वेट, एफ एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, एफ एस क्या होता है, सरफेस टेंशन, वो पूरे पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, तो सिग्मा सरफेस टेंशन पूरे सरफेस पे लग रहा होगा, पूरा सरफेस जो है वो पाई इंटू डी है, तो एफ एस को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया सिग्मा इंटू पाई इंटू डी कॉस थीटा, सिंपल है। वेट को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू ग्रेविटी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इक्वल्स टू, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास मेरा होता है, मास अपॉन वॉल्यूम मेरा डेंसिटी होता है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूँ रो से, ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ठीक है, सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। अब वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, अभी दिखाया मैंने आपको, तो एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। एरिया क्या होता है भाई, सर्कल, अगर आपका ये तो सर्कल है ना, ऊपर से आपका कैसा एरिया, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई डी कॉस थीटा, सर्कल का एरिया आपका होगा पाई बाय 4 टी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, सिग्मा तो एक ही जगह है, ठीक है, कॉस थीटा भी रहेगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा हो गया। ये क्या बच रहा है, रो बच रहा है, जी बच रहा है और आपका डी बच रहा है, एक डी से एक डी कट गया, है ना, एक डी से एक डी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, वही हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अभी हम बात कर रहे हैं आपके किससे, कैपिलरी राइज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बाद हम कैपिलरी फॉल के बारे में बात करेंगे। तो ये सब क्लियर है आपको, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी कॉस थीटा, रो इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ से एक डी से डी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी मिल जाएगा। जितना ज़्यादा, अब अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है इन द केस ऑफ वाटर और क्लीन ग्लास, और थीटा की वैल्यू 128 होती है इन द केस ऑफ मरकरी में, तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो थीटा की वैल्यू 0 रख लेंगे हम वाटर के केस में, ठीक है, थीटा क्या होता है, मतलब ये मान के चल रहा हूँ थीटा की वैल्यू 0 है, क्या क्या मतलब है, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि पानी बिल्कुल ऐसे एंगल नहीं बनाएगा, कोई पानी बिल्कुल चिपका रहेगा बाउंड्री के साथ, पानी यहाँ पे बाउंड्री के साथ बिल्कुल चिपका रहेगा, तो कोई एंगल नहीं होता वहां पे, तो थीटा की वैल्यू 0 है, और मरकरी के साथ वो एंगल 128 डिग्री बनता है। मान लीजिए मेरा सरफेस है और जो सरफेस टेंशन का वो एंगल बनता है वो 128 डिग्री बनता है। तो ये सारी पॉइंट्स हमको याद रखना है। तो हमारा जो फाइनल डेरिवेशन बन के आता है हाइट फॉर कैपिलरी राइज के लिए, वो बनता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कैपिलरी फॉल के बारे में,
कैपिलरी राइज आपने देख लिया 4 सिग्मा कॉस थीटा। अब बात करेंगे फिर कैपिलरी फॉल कितना आता होगा। जब राइज 4 सिग्मा कॉस थीटा आ रहा है अपॉन रो जीडी, तो फॉल क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को एनालाइज करके फिर आपको एनालिटी का कॉन्सेप्ट या फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा होता है तो उसमें कितना कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल होता है, तो वो बातें हम डिस्कस करेंगे। और फिर आपका विस्कोसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है। ठीक है, तो एक बार चीजों को रिवाइज कर लें, क्या क्या चीजें हमने देखी इस सेशन में। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप भी एक बार रिवाइज करिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और आपको क्या करना है, नोट्स तो बनाना है और साथ में क्या करना है आपको, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। हम भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक हमारी यूनिट हो जाती है तो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की अगर मैं सेशन की बात करूं तो आज हमने लिक्विड जेट के बारे में बात की। ठीक है, आज हमने जो बात की वो लिक्विड जेट के बारे में बात की। लिक्विड जेट के लिए हमने क्या निकाला, प्रेशर निकालना सीखा। प्रेशर होता है लिक्विड जेट के लिए कितना, 2 सिग्मा अपॉन डी। या कि अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की, तो वो क्या हो जाता है, पीडी अपॉन 2। ठीक है, तीनों के बीच का रिलेशनशिप निकाला मैंने, और इनका जो रेशियो होगा, तीनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या होगा, 4:2:1। एक क्वेश्चन देता हूं इस रिलेटेड में आपको, एक क्वेश्चन करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेशर in case of liquid bubble and liquid drop, liquid drop। तो ड्रॉप और बबल के प्रेशर का आपको बबल और ड्रॉप के प्रेशर का रेशियो बताना है। चलिए पॉज करिए इसको यहाँ पे और आप मुझे सॉल्व करके बताइए। ठीक है, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, प्रेशर फॉर ड्रॉप, प्रेशर फॉर बबल है ना, प्रेशर फॉर बबल, प्रेशर फॉर बबल होता है हमारा 8 सिग्मा अपॉन डी, और प्रेशर फॉर ड्रॉप होता है हमारा, प्रेशर फॉर ड्रॉप होता है हमारा 4 सिग्मा अपॉन डी। डी से डी कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, 4 2 जा 4 1 जा, तो ये कितना आ रहा है, 2:1। अगर मैं इसको उल्टा कर देता, मैं आपसे पूछ लेता रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ, यहाँ पे मैं प्रेशर की जगह क्या कर देता, यहाँ पे प्रेशर की जगह मैं कर देता सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। प्रेशर की जगह अगर मैं सरफेस टेंशन कर देता, तो यहाँ पे मेरा आंसर फिर चेंज हो जाता, वो हो जाता मेरा 1:2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम। सरफेस टेंशन सिग्मा फॉर बबल कितना होता है, पीडी अपॉन 8, और सिग्मा फॉर ड्रॉप कितना होता है, पीडी अपॉन 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/8 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 1:2। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या हो जाता है आपका 1:2। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फिर हमने कोहेजन और एडेशन के बारे में बात की। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन आपका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, और एडेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। अगर एडेशन ज्यादा होता है तो लिक्विड सरफेस को वेट करता है, कोहेजन ज्यादा होता है तो लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करता है, सॉलिड सरफेस को। अगर हम वेटिंग ऑफ लिक्विड की बात करें, तो जब आपकी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो लिक्विड विल वेट द सरफेस, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस, और जो थीटा होता है वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। फिर हमने बात करी थी कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी क्या होता है आपका, राइज ऑफ अ फॉल ऑफ अ लिक्विड, राइज और अ फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन स्मॉल डायाट्यूब इज इंसर्टेड इन इट। जब हम स्मॉल डायाट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो जो राइज या फॉल होता है लिक्विड में, उसी को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। अगर ऊपर जाता है तो कैपिलरी राइज बोलते हैं, नीचे जाता है तो कैपिलरी फॉल बोलते हैं। जो ऊपर जब जाता है जब आपका अडेशन ज्यादा होता है, नीचे जब जाता है जब आपका कोहेजन ज्यादा होता है, और जो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यहाँ पे एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। आगे सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं
जो चीज़ें आपको बताई समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ अगर जल्दी हो रही है, धीरे हो रहा है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर यार दैट यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रिवाइजिंग।